हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम फाइनल किया। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल के नाम पर मुहर लगाई। कुमारी शैलजा ने की इंदुराज नरवाल के नाम की घोषणा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अब इनेलो ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। इनेलो ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए जोगिंदर मलिक को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया समेत 30 बड़े नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने योगेश्वर दत्त को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। योगेश्वर दत्त आज अंबाला के मंदिरों में लोग सुबह से ही मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कोविड-19 से बचाव को लेकर मंदिरों में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। पूरे प्रदेश में मंदिरों में आज भक्तों का तांता नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ में भी नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्त मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते इस बार पूजा अर्चना करते समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नवरात्र के पहले दिन मां की प्रतिमा को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया, लेकिन इस बार कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत कम श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सिरसा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अग्रसेन पार्क में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विश्व कल्याण के लिए हवन यज्ञ में आहुति डाली। गोविंद कांडा ने इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमें आज के वक्त में महाराजा अग्रसेन की दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महाराज अग्रसेन की नीतियों को लागू किया जाए तो विश्व में भारत की सबसे अलग पहचान बनेगी और भारतवर्ष महाराजा अग्रसेन के नाम से चमकेगा। किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रतिया में किसानों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों किसान लामबंद हुए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस बैठक की अध्यक्षता मंजीत नथवान किसान संघर्ष समिति प्रदेश कन्वेनर ने की। इस बैठक में कई अहम चौंकाने वाले फैसले लिए गए। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि सिरसा में डिप्टी सीएम के निवास के आगे किसानों ने पक्का धरना लगाया हुआ है और इसके साथ साथ अब पूरे प्रदेश में किसानों को जागरूक करेंगे और इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में वहां के किसानों को भी जागरूक करेंगे। इस दौरान किसानों ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ अनाप शनाप पोस्ट डाली जा रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि जिस भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्ट डाली है उनका वे बहिष्कार करते हैं। रादौर में धान में नमी जांचने वाली मशीन में गड़बड़ी के चलते किसान भड़क गए। गुस्साए किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ा। किसानों ने कहा कि नमी जांचने वाली मशीन कभी फसल में कम तो कभी ज्यादा नमी दिखा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में ताला जड़ने की सूचना पाकर बीडीपीओ रादौर कंवरभान नरवाल और मार्केट कमेटी के सचिव जयसिंह किसानों के बीच पहुंचे और करीब 5 घंटे के बाद किसानों को बिना नमी जांच के फसल को पूरे भाव पर खरीदने का आश्वासन दिया,
जिसके बाद किसान शांत हुए और अपना धरना समाप्त किया। कड़ी मेहनत से फसल को मंडी में बेचने के लिए भी धरती पुत्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को मंडी में इस तरह के प्रबंध करने चाहिए जिससे किसानों को अपनी उपज भेजने के लिए इस तरह की परेशानियां न झेलनी पड़े। बाडरा हल्के के बेरला दगडोली कादमा की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद में देर रात बैग में बाजरा भरने का मामला सामने आया। मंडी में रात को कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस दौरान कई मजदूर बाजरा बैग में भरते नजर आए। रात के समय में बगैर सफाई के बैग बाजरा भरने के मामले में अधिकारी संदेह के घेरे में है। वहीं रात में गाड़ियों से बाजरा सीधे मंडी में उतारा जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अशोक विहार की एक निर्माणाधीन इमारत में प्लास्टिक के 2 कट्टे में युवक का शव आधे आधे भाग में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि मृतक के हाथ पर संदीप लिखा है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पहचान होने से काफी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से शव बरामद हुआ उससे साफ लग रहा है कि बड़ी बर्बरता के साथ युवक की हत्या की गई है। हांसी के सदर बाजार में एक युवक ने 2 लोगों को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायलों को नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक घायल मनोज गिरधर की सदर बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। शुक्रवार को उसकी दुकान पर 3 युवक कपड़े खरीदने आए और बिना पैसे दिए कपड़े लेकर भाग गए। दुकानदार मनोज ने जब उनका पीछा किया तो इसी दौरान उन्होंने मनोज गिरधर को चाकू से वार कर घायल कर दिया। इस दौरान वहां पर मौजूद होमगार्ड सूरज ने एक युवक को पकड़ लिया। बाकी 2 भागने में कामयाब हो गए। होमगार्ड ने उसे किला बाजार चौकी में पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को सिविल अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल बाकी 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में लगातार किसानों द्वारा पराली जलाने के बाद दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा के कई जिलों का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। सरकार और जिला प्रशासन की रोक के बाद भी किसान धड़ल्ले से बेखौफ होकर पराली को जलाकर प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रहे हैं। करनाल समेत हरियाणा और पंजाब में हर साल फसल कटाई के बाद किसान खेतों में बची पराली को नष्ट करने के लिए आग के हवाले कर देते हैं। किसानों का कहना है कि अगर किसान पराली को आग लगाने की बजाय उसे इकट्ठा करके पराली की गठे बनाते भी हैं तो उसका खरीदार नहीं मिलता। इसलिए किसानों के पास पराली में आग लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। जिला प्रशासन की ओर से पराली में आग लगाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाकर उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जो किसान पराली में आग लगाकर प्रदूषण फैला रहे हैं, बावजूद इसके किसान लगातार पराली में आग लगा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में नामी गैंगस्टर सूबे के एक और साथी को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम के हत्थे इस बार गैंगस्टर सूबे के जीजा विवेक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वहीं अभी अन्य आरोपियों की भी तलाश में गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम जुटी हुई है और साथ ही 5 लाख की इनामी बदमाश सूबे की भी धरपकड़ के लिए गुरुग्राम पुलिस तलाश कर रही है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल ने बताया कि गैंगस्टर सूबे का जीजा विवेक भी सोना में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करवाने में शामिल था। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को सोना में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी शामिल था। यमुनानगर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। एसपी कमलदीप ने अपनी टीम के साथ रिहायशी इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में छापेमारी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी। शराब को पैक करने के लिए भी बोतलों को भी फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा था। आरोपी बोतलों पर शराब कंपनियों के फर्जी लेबल चिपकाकर इसे अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया करते थे। इस दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोरोना के संक्रमण के चलते राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन होगा।
पलवल में मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन शुरू किया गया। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने बताया कि इस काम की शुरुआत सभी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों समेत राज्य परियोजना निदेशक महोदय से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संकुल समन्वयकों के प्रशिक्षण की तारीख तय करके होगी। पलवल के किसान इस वक्त पारंपरिक कृषि को छोड़ दूसरे वैकल्पिक कृषि की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन पर केले की फसल लगाना ज्यादा फायदेमंद समझ लिया है। इस काम के लिए जिला बागवानी विभाग की ओर से भी किसानों की मदद की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि जिले में 5 हेक्टेयर भूमि में केले की खेती की जा रही है और किसानों को केले की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि पलवल जिले के गांव मकसूदपुर में किसान 3 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। केले की खेती से हो रहे फायदे को देखते हुए अब दूसरे किसान भी केला खेती की ओर देखने लगे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से हाल में पीटीआई की नई भर्ती के बाद अब चयनित उम्मीदवार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर जिला मुख्यालयों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और सभी चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सिरसा में भी 76 चयनित उम्मीदवार अपनी ज्वाइनिंग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों की जाँच की गई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि पीटीआई की नई भर्ती के बाद जिला को 76 पीटीआई अध्यापक अलॉट किए गए। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच के बाद इनका मेडिकल करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल में फिट पाए जाने वाले नए पीटीआई अध्यापकों को ज्वाइन करवा लिया जाएगा। पलवल में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पिछले 4 महीने से धरने और अनशन पर बैठे शारीरिक शिक्षकों में दिन प्रतिदिन सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। लघु सचिवालय परिसर के बाहर धरने पर बैठे अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखा तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार स्वयं खुद होगी। सिरसा जिले के किसान पराली नहीं जलाने को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। किसान धान की कटाई के बाद अपने फसलों के अवशेषों को जमीन में ही मिलाकर उसकी खाद बनाने में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि वो पराली नहीं जलाएंगे ताकि पर्यावरण भी दूषित ना हो और जमीन की उर्वरक शक्ति भी खत्म ना हो। अंबाला की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 ऐसे लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है जो लिंग परीक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने शहर के विष्णु बिहार इलाके में छापेमारी कर इन दोनों को गिरफ्तार किया है। अंबाला के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि ये लोग भ्रूण लिंग जांच के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाते थे और गर्भवती महिला के सामने जांच करने का नाटक करके ऐसे ही लड़का या लड़की होने की जानकारी दे देते थे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि गर्भ में अगर लड़का भी होता था तो ये लड़की बताकर अबॉर्शन करवा देते थे, जो गैर कानूनी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने दोनों पकड़े गए लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। इनमें से एक युवक पहले भी लिंग परीक्षण कराने के आरोप में पकड़ा जा चुका था। फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में लोगों से इलाज के नाम पर लूट हो रही है। दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार ने हृदय में डाले जाने वाले स्टंट के रेट निर्धारित किए हैं, लेकिन बावजूद इसके निजी अस्पताल लोगों को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सरकार के तयशुदा 24 से 30 हजार स्टंट के रेट निर्धारित किए जाने के बावजूद भी एक स्टंट डालने के 1.75 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि उसके पिता को हृदय में दर्द के चलते अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद स्टंट डालने को कहा और 1,25,000 रुपए खर्चा बताया। स्टंट डालने के बाद जब वो बिलिंग कराने पहुंचा तो उनके हाथ में 1,75,000 का बिल थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि उसके बाद उसके पिता विकलांग हैं और उसके पास भी कोई स्थायी काम नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम भरना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।
फरीदाबाद से मोबाइल ना देने पर एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव भूपानी में युवक अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था। उसी दौरान मोबाइल फोन को लेकर अनीस की दोस्तों से कहासुनी हो गई और उसने फोन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चारों युवकों ने डंडे और रॉड से अनीस को बुरी तरह पीटा और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते अंबाला से होकर पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते अब अंबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इसमें चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी और दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों को रेलवे ने 15 अक्टूबर से फिर से चलाने की बात कही थी, लेकिन आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 20 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष गाड़ियां चलाने की भी घोषणा की है, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा कि कब से ट्रेनों को चलाना है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु सचिवालय में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ना तो खुद समृद्ध हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें कई महीने तक तनख्वाह मिलती है, वर्कलोड लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी बकाया सैलरी जारी की जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों का बकाया किराया जारी किया जाए, वर्करों से ICDS की 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य से अलग कोई कार्य न करवाया जाए। इसके साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी दर्शन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।